यस सर। ओके, और यहाँ पे आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 आई है, ठीक है। और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे जो है के वोल्ट पर सेंटीमीटर का दिया हुआ था क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो के L1 होगा। तो के L1 जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस वायर में है L1 लेंथ में, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है R। आ रहेगा, यस सर। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, तभी आपकी यस नल पॉइंट है ना, यस सर। तभी नल पॉइंट की कंडीशन आएगी। तो के L1 इक्वल टू R होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में आपने 1 और 3 को जोड़ा तो L2 आया। 1 और 3 को जब मैं जोड़ूंगा तो L2 आएगा। L2 का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा के L2, और सर R प्लस एक्स हो जाएगा। नीचे R प्लस एक्स, बिल्कुल नीचे R प्लस एक्स हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो R की वैल्यू तो यहाँ से आएगी डायरेक्ट के L1, R एक्स की वैल्यू सर यहाँ से आ ऑप्शन जाएगी। भी आ रहा है। हाँ वही करेक्ट होगा, ठीक है। तो के L1 और के L2 माइनस L1 आ जाएगा फिर, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है ये। यस सर। ओके, चलिए तो अब जो है ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवर हो गया है। आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। अब हम जो है कैपेसिटर पढ़ लेते हैं। ब्लैक कैसे होता है उस दिन डिजाइन में? ओके ओके, चलिए तो अब जो है करंट दोबारा इलेक्ट्रोस्टैट में वापस जंप मार रहे हैं, और कैपेसिटर जो टॉपिक रह गया था उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आराम से आ जाएगा। तो फिर हमारा ये दोनों चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द कैपेसिटर। तो पहले हमें समझना है कैपेसिटी क्या होती है, फिर कैपेसिटर पे आएंगे। कैपेसिटर डिवाइस होता है, कैपेसिटी उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको पता है कोई भी जो कंडक्टर होता है किसी भी शेप का हो, चाहे वो स्फेरिकल हो या रैंडम शेप हो या कोई भी शेप हो, इसको अगर आप चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है या घट जाएगा, माइनस चार्ज दोगे तो, है ना, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। अब मैं इसको अगर चार्ज देता रहूं तो क्या ये अनलिमिटेड चार्ज स्टोर कर सकता है या एक लिमिट होगी इसकी? लिमिट होगी। लिमिट होगी। किस पे डिपेंड करेगा वो लिमिट? मैंने से क्या प्रॉब्लम आएगी अगर मैं चार्ज देता रहूंगा? फिर क्या प्रॉब्लम होगा? पोटेंशियल बढ़ जाएगा। फिर चार्जेस में रिपल्शन होता रहेगा। फिर क्या होगा? सीधा रिपल्शन होगा तो फिर चार्ज लूज करना स्टार्ट कर देगा। ओके, थोड़ा और कुछ कोई और आइडिया देगा इसके अलावा क्या हो सकता है? चार्ज बढ़ता रहेगा, फिर क्या होगा? यहाँ पे जो बाहर के आपके एयर मॉलिक्यूल हैं, एयर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे आपके ऐसे, है ना। अब अगर आप चार्ज बढ़ाते रहोगे तो पोलराइजेशन बढ़ता रहेगा। तो पहले मान लो ये ऐसे पोलराइज हुए, पहले मान लो पहले तो स्फेरिकल लेंगे ऐसे, फिर आपने और चार्ज बढ़ाया तो ये ऐसे हो जाएंगे, और चार्ज बढ़ाया तो ऐसे हो जाएगा, और किया आपने तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएंगे बिल्कुल। माइनस वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा, प्लस वाला यहाँ चला जाएगा, ऐसे कंप्लीट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा ये। तो ये कंडीशन कब आएगी हमारी? जब हमारा जो सराउंडिंग की एयर है वो इतनी पोलराइज हो जाए कि उसके मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाए, है ना। तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, बोल सकते हैं एक तरह से, कि आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाए। तो आपका जो सराउंडिंग एयर है या जो भी यहाँ पे गैस है, मान लो एयर नहीं है कोई और गैस है, तो उसका जो भी ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा, अगर आपने वो रीच कर ली, उसके ज्यादा फिर आप इसको वोल्टेज नहीं दे सकते, है ना। तो उसके अगर आप ज्यादा चार्ज दोगे इसको, अगर आप ज्यादा चार्ज इसको दोगे तो फिर ये चार्ज जो है एक तरह से लूज कर देगा। तो आप ये बोल सकते हैं आप इसका चार्ज फिर कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका लिमिट है, वो डिपेंड करेगा कि ब्रेक डाउन वोल्टेज हमारी एयर की कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ सबको? सर अगर हम वैक्यूम में रखेंगे और वैक्यूम में मतलब हम अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हैं। देखो वैक्यूम में क्या होगा, अगर आपने प्लस चार्ज दिया, ठीक है। अब वैक्यूम कहाँ तक वैक्यूम है? मान लो यहाँ तक वैक्यूम है, वैक्यूम की एक लिमिट होगी ना। यस सर। मान लो यहाँ तक वैक्यूम है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पोलराइज होना शुरू हो जाएगा एक लिमिट के बाद।
यहाँ पे पोलराइज होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इनमें आपस में चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो वैक्यूम की एक लिमिट हो गई, आप कितना वैक्यूम बना सकते हो। या तो आप पूरा वैक्यूम बना दो पूरी दुनिया को, तो बात अलग है, लेकिन हम ऐसा तो करेंगे नहीं, हम कुछ लिमिट तक वैक्यूम बना सकते हैं। तो वैक्यूम में कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी जो है एक लिमिट के बाद आपका चार्ज यहाँ पे भी ब्रेक डाउन होना, ये ब्रेक डाउन आ जाएगा आपका। हो सकता है ज़्यादा वोल्टेज पे आए, लेकिन आ जाएगा। ओके सर। ऐसे तो सर अगर कोई भी हिस्सा हमने छोड़ दिया तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। हाँ, एक लिमिट के बाद आएगा ना। वोल्टेज फिक्स है, मान लो आपने वोल्टेज एक लिमिट तक नहीं बढ़ाई, आपने मान लो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज सपोज 1000 वोल्ट पर मीटर है, या 1000 है ना, ऐसे कुछ है। मान लो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज आपको इतनी चाहिए, 1000 वोल्ट चाहिए मान लो। तो अब मान लो कि आप इसको 1000 वोल्ट पे लाओ ही मत, आप कैपेसिटर को चार्ज करके 800 वोल्ट पे छोड़ दो, तो ब्रेकडाउन नहीं आएगा। यस सर। है ना। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब आप 1000 क्रॉस करने की कोशिश करोगे। सर 1000 पे भी नहीं होगा ना ब्रेकडाउन, या 1000 पे भी होना चालू हो जाएगा? 1000 पे हो, मैंने बाउंड्री कंडीशन होना शुरू हो जाएगा, कुछ कुछ कहीं कहीं से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके। तो यानी कुल मिला के बात ये आई कि आप किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। मैं प्लस चार्ज की बात कर रहा हूँ, माइनस चार्ज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। माइनस करेंगे तो घट जाएगा, तो पोटेंशियल हमारा बढ़ जाता है। अब मान लो किसी कंडक्टर को ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है, अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है उसको, तो पोटेंशियल उसका कम बढ़ना चाहिए, तभी ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, है ना। अगर मैं उसको दो कंडक्टर है, दोनों को क्यू चार्ज दूं, एक का पोटेंशियल वी हुआ, एक का 2v हुआ, तो ज़्यादा ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी किसकी होगी? वी वाले वी वाले की होगी, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम बढ़ रहा है ना। यस सर। इसका पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ेगा तो जल्दी ब्रेकडाउन आ जाएगा, तो ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। तो जो कैपेसिटी होती है किसी कैपेसिटर की, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसको हम डिफाइन करते हैं दोनों का रेशो, कि आपने कितना चार्ज दिया। अगर मान लो वाइसी वर्सा पूछूं, मान लो मैंने दो कंडक्टर हैं, दोनों को चार्ज दिया, दोनों का वोल्टेज V हो गया, लेकिन एक को मैंने चार्ज Q दिया, एक को 2Q दिया, तो ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, फर्स्ट वाले की सेकंड वाले की? फर्स्ट। चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा किसकी है? सेकंड वाले की। सेकंड वाले की होगी। सेकंड वाले की होगी ना, क्योंकि ये 2Q चार्ज के बाद V पे आया है, वो Q पे ही आ गया। तो ये ये ज्यादा चार्ज जब स्टोर करेगा तब जाके इसकी ब्रेकडाउन आएगी, इसकी कम चार्ज पे ब्रेकडाउन आ जाएगी, है ना। तो जो कैपेसिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की, वो डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज उसे दे सकते हो, या मैंने आप फिक्स चार्ज के लिए उसकी वोल्टेज कितनी बढ़ रही है, या फिक्स वोल्टेज इंक्रीज होने के लिए कितना चार्ज वो स्टोर कर पा रहा है। तो इसके रेशो को हम एक्चुअली बोलते हैं कैपेसिटी। द रेशो ऑफ, अभी आप समझ जाओगे, द रेशो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर is called its electrical capacity, C. This implies that C equal to Q upon V। ठीक है। तो अगर हम दोनों केस दोबारा देखें, तो यहाँ पे आपने Q चार्ज दिया, दोनों केस में Q तो बराबर था, लेकिन इसका V क्योंकि ज़्यादा था तो कैपेसिटी इसकी कम थी। और इन दोनों के इसको कंपेयर करें तो दोनों का V सेम था, तो जो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उसका C ज़्यादा होगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट C इक्वल टू Q अपॉन V। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ठीक है, या फिर कैपेसिटेंस भी बोलते हैं इसको हम। और इसकी जो यूनिट होती है, किसी को पता है इसकी यूनिट क्या होती है? फराड। फैराड है। Its unit is farad। इसकी यूनिट अगर वैसे देखें हम, तो ये कूलम में आएगा, चार्ज पर वोल्ट है ना, पर वोल्ट आना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं फैराड। ठीक है।
तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। सर कम वोल्ट पे ज्यादा चार्ज कैसे वो करेगा स्टोर? कम वोल्ट पे ज्यादा उसका आप कह रहे हो कि वोल्टेज ज्यादा ना बढ़े, आप चार्ज ज्यादा दे लेकिन वोल्टेज ना बढ़े, आप ये बोल रहे हो ना? यस। तो मतलब कम अगर पोटेंशियल होगा तो ज्यादा चार्ज कैसे स्टोर करेगा? मतलब जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल सेल है, इसके में क्यू चार्ज दिया हमने, उसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? के क्यू बाय आर। यस। ठीक है। अब मान लो एक बड़ी सेल बना दिया आपने 2R की, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय 2R। तो यहाँ पे सेम चार्ज पे पोटेंशियल कम बढ़ेगा, है ना, V/2 हो जाएगा एक्चुअली ये। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आपकी शेप क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, शेप वगैरह पे डिपेंड करेगा, देखेंगे हम क्या फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो यूजुअली जो आप कैपेसिटेंस पढ़ोगे अभी, तो फेराड में यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि फेराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है एक्चुअली। कैपेसिटेंस जब हम पढ़ेंगे तो माइक्रो फेराड होगा या पिको फेराड होगा। पिको समझते हो आप? 10 टू पावर यस -12 पिको होता है, माइक्रो -6 होता है। तो यूजुअली आप माइक्रो या पिको में पढ़ोगे कैपेसिटेंस, क्योंकि ये सी जो है 1 फेराड इज वेरी बिग वैल्यू। तो अभी देखेंगे। ठीक है, ओके। अब ये डिफरेंट डिफरेंट आपके कैपेसिटर हो सकते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, यू कैन हैव द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यू कैन हैव द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, यू कैन हैव एनी रैंडम कैपेसिटर। तो यूजुअली हमारे जो सिलेबस में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हमें उसे ध्यान से पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, और उसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेट होती हैं आपकी, यूजुअली स्क्वायर होती हैं, लेकिन सर्कुलर भी हो सकती हैं, और इनको आप चार्ज करते हो। तो जब आप चार्ज करते हो एक्चुअली, तो ये अपोजिटली चार्ज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ इंडक्शन एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो ये ऐसे चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने मान लो इसको क्यू चार्ज दिया, तो इसके सामने -Q चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, -Q होगा या कम ज़्यादा भी हो सकता है। -Q ही होगा। कौन से लॉ से? कंजर्वेशन चार्ज। नहीं, कंजर्वेशन चार्ज से क्या है? मान लो कैपेसिटर कहीं आगे कनेक्ट करें, चार्ज वहां चला जाएगा। ये गॉस लॉ से आया है। गॉस लॉ से आया है। गॉस लॉ से कैसे आया है ये? मान लो ये एक प्लेट है आपकी और ये दूसरी प्लेट है, आपने इसको +Q चार्ज दिया, तो यहाँ पे मान लो +Q आया सपोज। अब मान लो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, आपको पता है इनफाइनाइट प्लेट होती है तो ऐसा फील्ड बनता है। अब मैं गॉसियन सरफेस मान लेता हूँ ऐसा, तो एक गॉसियन सरफेस प्लेट से पास हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है प्लेट से पास हो रहा है, तो प्लेट में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ भी 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेंगी, तो यहाँ से तो क्रॉस करके जाएंगी नहीं कोई फ्लक्स, तो यहाँ से कोई फ्लक्स क्रॉस करके नहीं जा रहा, यहाँ से कोई फ्लक्स क्रॉस करके नहीं जा रहा, यहाँ से जा नहीं सकता, क्योंकि ये मेटल के अंदर माना है आपने। तो नेट फ्लक्स इस सरफेस से 0 होना चाहिए, राइट? यस सर। फ्लक्स 0 होना चाहिए। तो फ्लक्स 0 कब होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग? जब Q इनसाइड 0 हो। तो यानी अगर यहाँ +Q चार्ज आया है तो यहाँ -Q आना मस्ट है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन यहाँ पे बनती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चार्ज आता है क्या? बाहर वाली प्लेट पे यूजुअली चार्ज नहीं आता, यहाँ पर यूजुअली अंदर वाली पे आता है। प्लेट को चार्ज देंगे तो आ सकता है। केवल अकेली प्लेट हो तो आ सकता है ना, यस सर। अदरवाइज ऐसे आता नहीं।
ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पे चार्ज नहीं आता। ठीक है, अब इसको भी, इसका क्या रीजन है? फ्लक्स जीरो नहीं होगा ना? फ्लक्स जीरो नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको निकालते हैं, इसको हम Q1 Q2 मान के प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जीरो होना चाहिए। चलो ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर वाला पॉइंट ले लेंगे तो वहां से चार इक्वेशन बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको सॉल्व करके जीरो पुट कर देंगे तो आ जाएगा कि बाहर वाले सरफेस पे चार्ज नहीं है। हाँ, मैंने वही आपको Q1 Q2 वगैरह मान के फिर वो करना पड़ेगा ना उसको। यस सर। जो SC वर्मा की अप्रोच है वो लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। यस सर। चलो तो उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे बाहर यूजुअली चार्ज तो अभी आएंगे, अभी तो स्टार्ट किया हमने टॉपिक, अभी कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाते, भी सिंपल से स्टार्ट करते हैं पहले। तो सिंपली ये होता है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q और माइनस Q आमने सामने आ गए दोनों। तो आपने यहाँ पे Q चार्ज दिया, अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस आपका Q/V होता है, ये आपने डिफाइन किया है इसको। तो Q आपने दिया तो V कितना डेवलप हुआ ये हमें बताना है, V कितना डेवलप हुआ। तो कैसे निकाल सकते हैं V यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे पहले। ईडी। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर E क्या करेंगे, D EDR का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, माइनस E.dr या प्लस E, मैं तो प्लस लिख रहा हूँ अभी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। E डॉट, तो E.dr आएगा, E कितना आएगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे डेंसिटी मान लो सिग्मा है यहाँ पे और यहाँ माइनस सिग्मा है, तो E कितना आता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगा, दोनों के कारण यहाँ पे ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और इसके कारण भी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच इनटू dr, dr मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, तो ये d आ जाएगा। ठीक है, ये फील्ड यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो मेरे को इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना, डायरेक्ट ही आ जाएगा मेरा। तो डायरेक्ट मैं विदाउट इंटीग्रेशन इसको लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d आ गया ऊपर मेरा, दिस इज V। नाउ वी हैव टू फाइंड Q/V। Q मेरा जो होगा, Q को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। यहाँ पे जो Q है, ये Q क्या है, प्लस Q चार्ज है। ठीक है, नेट Q लिखूंगा तो नेट Q तो जीरो है, तो यहाँ पे जो Q आता है प्लस Q वाला है हमारा इस केस में। तो ये सिग्मा बाय ए, सिग्मा इंटू ए आया, V कितना आया, V हमारा आया सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे अगर आप सिग्मा को कैंसिल कर दो तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ योर, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ योर पैरेलल प्लेट। तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज द फॉर्मूला फॉर आवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, जो भी ये प्लेट होगी इसका एरिया होगा कोई अपना, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड एप्सिलॉन नॉट जो है, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे, अदरवाइज हम K इंटू एप्सिलॉन नॉट लेंगे। अगर यहाँ मीडियम K आ गया बीच में तो अभी देखेंगे उसके लिए, उस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट लेंगे वहां पे, है ना, आपको पता है एप्सिलॉन लेते हैं एक्चुअली, और एप्सिलॉन जो होता है वो K एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो वहां पे हम एप्सिलॉन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। सर यहाँ एरिया एक प्लेट का है? एरिया एक प्लेट का एरिया बिल्कुल। सर दोनों का सेम ही होगा ना सर, दोनों प्लेट? हाँ, दोनों का सेम होगा। अगर मान लो सेम नहीं है तो भी हम सबसे छोटे वाला एरिया लेंगे। मान लो एक प्लेट आपकी ऐसे है बड़ी और एक प्लेट छोटी है, तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे कैपेसिटेंस में, ये वाला तो एक अलग चीज हो गई। यस। तो हम ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बराबर ही होते हैं दोनों। ठीक है, लेकिन हो गया तो ऐसा करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, और कोई डाउट इसमें किसी को? नो? नो सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या, जो हमने चार्ज दिया है इसको? नहीं कर रहा। पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है?
नो नो सर। नहीं कर रहा। प्लेट के मटेरियल पे, कि प्लेट का मटेरियल कॉपर है या आयरन है या क्या है? नो नहीं कर रहा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये प्लेट का एरिया यानी उसकी डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, एरिया और उनके बीच का डिस्टेंस वगैरह क्या है, तो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। कुल मिला के ज्योमेट्री और इंटरमीडिएट जो मीडियम है आपका, उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे के कैसे आया? के मीडियम पे डिपेंड करता है, या मीडियम कौन सा है। अगर मान लो यहाँ वैक्यूम होता तो मैं एप्सिलॉन नॉट लिखता, वैक्यूम नहीं होता तो एप्सिलॉन लिखूंगा, यहाँ पे एप्सिलॉन Yes. लिखूंगा ना फिर मैं। तो एप्सिलॉन क्या होता है एक्चुअली? हमारा के एप्सिलॉन नॉट होता है, आपने पढ़ा था ये। यस सर। तो एप्सिलॉन की जगह पे फिर यहाँ पे है ना, ये आ जाएगा आपको। चलो क्वेश्चन कर। फ्लक्स जीरो कैसे है? ये तो आपको गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा। गॉस लॉ पढ़ा था आपने? यस सर। गॉस लॉ में देखो फ्लक्स जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाली फील्ड लाइंस हैं दे आर, देखो यहाँ फ्लक्स जीरो क्यों है पहले, क्योंकि यहाँ फ्लक्स लाइन कोई क्रॉस नहीं कर रही, फ्लक्स लाइन आपकी सारी इस तरफ को है, तो यहाँ तो कोई फ्लक्स लाइन जा नहीं रही, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ तो फ्लक्स जीरो हो गया, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे जो है ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये मेटल के अंदर बनी हुई है, मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्स भी जीरो है, क्योंकि फ्लक्स आपका ई डॉट डी एस होता है। तो ये भी जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, तो इस वाली बाउंड्री में भी फ्लक्स जीरो है, इस वाली बाउंड्री में भी जीरो है, और ऊपर वाली नीचे वाली दोनों बाउंड्री में भी जीरो, चारों बाउंड्री में फ्लक्स इज जीरो, तो इसलिए हमारा नेट फ्लक्स यहाँ पे जीरो है, तो चार्ज स्टोर भी जीरो आना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है यहाँ पे when 10 to power 12 electrons are transferred from one conductor to other, a potential difference of 10 volt appear between the conductor. Capacitance of the two conductor system is कितना होगा फेराड में? 1.6 into 10 raised to power minus 8. यस करेक्ट। आ रहा सब लोगों का? यस सर, 16 नैनो फैराड। 16 नैनो फेराड, ओके। डन। सर आंसर क्या है? आंसर है इसका 1.6 10 to power minus 8, यस सर। ये ठीक है, या 16 नैनो फेराड भी बोल सकते हैं इसको। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है।
कहाँ गया क्वेश्चन, डेटा कहाँ गया इसका। कैलकुलेट द capacitance of a parallel plate condenser, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं, of two plates 100 centimeter by 100 centimeter, each separated by 2 mm. यूजुअली ऐसे दिए रहते हैं डायमेंशन, कितनी डायमेंशन होती है यूजुअली, 2 mm थिक ग्लास शीट, थिक ग्लास शीट of k equal to 4, ये करना है हमें। एक मिनट, उसका आंसर है 1.77 10 to power minus 8। ये ऐसे ही यार। डन। So epsilon naught comes off. अच्छा, एप्सिलॉन के टर्म में बताया आपने। (1.77 10 to power minus 8 फेराड। फटाफट कैलकुलेशन कर लो, बस में कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। आंसर क्या है? 1.77 10 to power minus 8, ये वाला। ओके, आगे सबका डन, स्टिल वेटिंग। 1 मिनट सर। कैलकुलेशन कर रहे हो? यस सर। कर लो कैलकुलेशन सब लोग। बाकी लोगों ने कैलकुलेशन तो नहीं किया किसी ने? कैलकुलेटर से मत करना। नो सर, अप्रॉक्स निकाल लिया था 1.7। ओके, क्योंकि आपके बोर्ड में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन ना, तो एग्जैक्ट आपको करने का आदत होना चाहिए। कंपटीशन में तो यूजुअली वैल्यू आती है, मैंने ए डी उसकी टर्म में आती है, लेकिन बोर्ड में ऐसे टर्म में आती है 100 सेंटीमीटर 2 mm। कंपटीशन में भी आ सकता है, कम आता है कंपटीशन में, तो एग्जैक्ट वैल्यू दे देते हैं कुछ। तो आपको हैबिट होनी चाहिए करने की। हो गया सर। डन, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पैरेलल, किसी का रहा तो नहीं क्या वो पिछला वाला क्वेश्चन? सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ना डालें तो फिर कितना आ रहा है आंसर? मत डालो, उसके बिना देख लो निकाले कितना आया। 2 epsilon naught kilofarad. 2 आ रहा है। Yes sir, 2 epsilon naught kilofarad. किलो फेराड आ जाएगा, 10 to power minus 12 है तो हाँ 3 आ जाएगा, 10 to power 3 आ जाएगा, 2 into 10 to power 3 के आसपास आएगा। यस सर। A parallel plate capacitor has plate area equal to 25 centimeter square.
एंड सेपरेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 2.0 mm बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर इज कनेक्ट, मीडियम कुछ दिया नहीं तो वैक्यूम ही मानना पड़ेगा। लिखा है द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें ये है, इफ नाउ सेपरेशन between the plates is decreased to 1 mm, 1 mm, find the extra charge given by the battery। ये हमें निकालना है। गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट, है ना, नेट तो 0 होगा, टू द पॉजिटिव प्लेट। So 1.335 into 10 raised to power 10 coulomb। 1.335 10 to power minus 10 आ रहा है। Yes sir। करेक्ट, इतना दिया हुआ। ठीक है, डन। एक मिनट सर। सर अभी तो काफी लंबी कैलकुलेशन है। अच्छा, आदत डालनी पड़ेगी भाई। Q इक्वल टू सी वी होना चाहिए हमारा, Q1 इक्वल टू सी वी, Q2 इक्वल टू सी डैश वी, दोनों का डिफरेंस बताना है हमें। सी वी आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी होता है, फिर आपने डी बाय 2 कर दिया। हम दोनों को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो Q2 माइनस Q1 इक्वल टू आधा है इसका, ये एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी बाय वी आएगा। डी इज द ओरिजिनल वैल्यू ली है मैंने, डी को आधा किया है, डी को 2 mm लेना पड़ेगा, यानी तो ये हो जाएगा 8.85 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 25 10 की पावर माइनस 4 इंटू कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, डिवाइडेड बाय 2 10 टू पावर माइनस 3। ये है कैलकुलेशन बस। 12 और 4 16, 16 में से 3 गया 13, 10 की पावर माइनस 13 आया, ऊपर है आपका 25 इंटू 2 से काटोगे तो 6 हो जाएगा, 25 सिक्के 150 इंटू 8.85, 150 इंटू 8.85 करना है आपको और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 13 आ रहा था ना, 13 करना है। यहाँ तो 12 4 16 में से 3 गए 13 आ रहा था। ये करना है बस कैलकुलेशन, हो तो गई। यस सर। ये 2 एप्सिलॉन सर a by d को सर। वो मैंने डी को डी बाई 2 कर दिया ना, एक्चुअली ये ऐसे कर लो,
डिस्टेंस को। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? सर दोनों के लिए सी सेम नहीं रहेगा? क्या सेम ही रहेगा? सी सर कैपेसिटेंस। सर आपने कैपेसिटेंस चेंज, एक सी लिया है, एक सी डैश लिया है। क्योंकि आपका डी चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। डी पहले 2 mm था यस और सर। फिर आपने इसे 1 mm कर दिया, तो डी पे डिपेंड करता है ना वो कैपेसिटेंस को, यस सर। तो चेंज होगा। ओके। ठीक। सर 1.326 इंटू में 10⁻⁻10। लगभग ठीक है, इतना आएगा लगभग, है ना? यस सर। सबका आया आंसर? यस सर। अगर आपसे ये पूछता कि फाइनल चार्ज कितना होगा इस पे, तो क्या बोलते हैं? 0 ही होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज पूछता, अगर चार्ज मतलब पॉजिटिव ही होता है उसका मतलब। फाइनल चार्ज अगर पूछेगा कितना बोलोगे आंसर? इसमें डबल हो जाएगा बस। डबल हो जाएगा, क्योंकि इतना चार्ज ही पहले था, ये जो वैल्यू आई है इसकी आई है ना, इतना चार्ज पहले था, अब इसका डबल हो गया, तो अब जो नेट चार्ज हो गया वो 2.7 10⁻10 हुआ होगा। एक्चुअली ये इतना था, बढ़ के इतना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस भी सेम आएगा। इनका डिफरेंस अगर मैं माइनस करूंगा दोनों को, तो 1.35 10⁻10 आएगा। तो आपने एक्चुअली ये आंसर बताया मुझे। तो पहले इस पे चार्ज ये था, अब ये हो गया, क्योंकि डिस्टेंस आधा हो गया है, तो इतना चार्ज एक्स्ट्रा बैटरी से आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। पक्का सबको? सर एक बार और बताइए। भाई आपने क्या निकाला वैल्यू? आपने अगर इसकी वैल्यू निकालूं मैं तो कितनी आएगी? ये 1.35 10⁻10 आएगा ना, ये वाला अगर आप निकालोगे तो। और ये निकालोगे तो ये आपका 2.7 10⁻10 आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो 1.35 10⁻10 आएगा। आपने एक्चुअली डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लिया ना ये। यस सर। तो इन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन चार्ज तो शुरू में इतना रहा होगा, अब इतना हुआ होगा। यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ यस प्रोसेस में क्या हो? ठीक है, तो चार्ज पहले Q था, अब 2Q हो गया, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो Q आया। ठीक है, चलो आगे चलें। यस सर। चलो आगे चलते हैं। यस सर। हाँ, आगे हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। मान लो स्फेरिकल वाले का निकालते हैं, हम निकाल ही लोगे अब तो। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल शेल कितना आएगा इसका? फोर फाइव एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस में, बी ग्रेटर देन है। नहीं तो सिंगल वो है ना, शेल है। सिंगल शेल है ना, दो शेल नहीं है, एक शेल है केवल। इसको लिमिट करके बी को इंफिनिटी करवा देंगे। एक शेल को इन्फिनिटी पे ले लेंगे। अच्छा यार, तुम लोग पहले जो एडवांस पहुंच जाते हो सीधा ही। पहले कोई बच्चों वाली चीजें बताओ ना, तुम तो सीधे बड़े वाली चीजें बता रहे हो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यों निकाल रहे हो? सीधा चार्ज दो इसको क्यू। अगर मैं क्यू चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल कितना आएगा इसका? के क्यू है यार। क्यू का यार, तो बस उसका रेशो तो निकालना है मुझे। ये तो निकालना है मुझे, सी है ना। तुम लोग सीधा भाग जाते हो एडवांस की तरफ को। के कितना होता है? 1/4πε0 होता है। कितना आ गया ये आ गया 4πε0 r। दिस इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर कैपेसिटेंस। ठीक, डन। यस। यस सर।
ओके, अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल सकते हो? अगर अर्थ को कंडक्टर मान लें तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आएगा? अर्थ का रेडियस वगैरह पता है आपको? जैसे 6500 किलोमीटर होता है। तो कितना आएगा कैपेसिटेंस? कैन यू कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ अर्थ? फाइव 576 into 10 की पावर 16। 10 टू पावर प्लस 16 या माइनस 16? सही नहीं है, 16 भी नहीं आएगा, बल्कि कुछ गड़बड़ है कहीं पे। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है पहले, फिर आर की वैल्यू पुट करनी है। आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 9 अपॉन में इंटू 6400 किलोमीटर, ये आएगा। तो 7.22 into 10 raised to power -4 -6 4 या 12? 10 raised to power 7 -4। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो क्या दिया आ रहा हुआ है है सर? इतना दिया हुआ है। यही आ रहा है। यस सर, ये आ गई। ओके, देखो सब लोगों का आ गया। यस सर, आ गया। तो आप समझ पा रहे हो? तो ये माइक्रो में आया है ये, यानी आप अर्थ के बराबर का कैपेसिटर बना लोगे तब जाके माइक्रो फैराडे कैपेसिटी आएगी आपकी। तो ये इसलिए मैंने आपको कर दिया, फैराडे इज वेरी बिग क्वांटिटी, इट्स नॉट इजी टू स्टोर द चार्ज। डन सबका? आगे चलें? यस सर। सर ओके चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि मान लो दो कैपेसिटर हैं, ये मैंने दो शेल हैं सपोज। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है पीछे वाले में, अगर ये स्फेरिकल शेल की जगह पे सॉलिड कंडक्टर होता तो कैपेसिटर में फर्क पड़ता क्या या सेम होता? सॉलिड कंडक्टर होता अगर ये सेम ही रहता है। सेम रहता, क्योंकि आप क्यू चार्ज देते, क्यू चार्ज सरफेस पे आता, पोटेंशियल इसका के क्यू बाय आर ही आता, उस केस में भी आपने पढ़ा हुआ है। नेट चार्ज यस सर। तो सेम आता, तो मैं बोल सकता हूँ स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए सेम आएगा। ठीक है, अब अगर ये चीज आ गई, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? सर हमने वो साइड की वैल्यू रखी और आगे वो ये 10 to कैसे है? 4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁹ क्यों लिखा है मैंने अपॉन में? नहीं सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू रख दी और उसके बाद हमने वो रखी है, हाँ, आर की वैल्यू रख दी 6400, फिर 1000 कैसे आया इंटू में? ये किलोमीटर में होता है ना, ये तो 6400 किलोमीटर होती है ना रेडियस, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं करोगे मीटर में? अच्छा सर, मीटर में रखा, ओके सर, ओके। है ना, ऐसा यूनिट तो लोगी। ठीक है, और कोई डाउट किसी को इसमें? सर वो पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने उसको सेंटीमीटर को मीटर में किया था। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, ऐसा यूनिट तो लेनी पड़ेगी ना, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशली जो आईआईटी वाले बच्चे हैं ना, वो लोग हवा में क्वेश्चन करते रहते हैं और जमीनी वाले क्वेश्चन नहीं करते, जमीनी स्तर वाले। तो ध्यान रखना सब लोग आईआईटी वाले। चलो, तो ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। अच्छा, अब देखो अगर ये सॉलिड स्फीयर वाला केस आ गया ना, तो फिर आपको ध्यान होगा कि वो वाला केस आपने पढ़ा ना 11th क्लास में कि दो स्फेरिकल ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बनाती हैं,
सरफेस एनर्जी कितनी होगी, वो सब क्वेश्चन ध्यान है आप लोगों को? यस सर। ऐसा याद मत दिलाओ 11th क्लास की बुरी यादें मत दिलाओ हैं। तो क्या करते थे, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाते थे यहाँ पे हम लोग, उससे आर निकालते थे नया वाला। यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से हम आर निकालते थे, फिर आर और आर में रिलेशन आ जाता था कि हमारा जो ये वाला आर है, ये आर जो भी होगा मतलब वैल्यू कुछ आ जाएगी, है ना, n की पावर 1/3 आर जो भी आएगा। अगर n ड्रॉप है तो क्या आएगा, जो भी केस आएगा। तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपका बालोद ने बोला कि ये कैपेसिटर है और ऐसे 10 कैपेसिटर मिला के एक 10 स्पेयर मिला के एक बना दिया, तो बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आपको पता है कैपेसिटेंस आर पे डिपेंड कर रहा है सीधा सीधा, जो आर में रिलेशन आएगा वही कैपेसिटेंस में भी रिलेशन आ जाएगा इनका। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कर लोगे, यस सर। है ना। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलो अब मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे कि हाँ, कुछ किताबों में ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चंस कि ऐसे दो स्फीयर हैं मान लो, और इनका रेडियस ए और बी है मान लो, इसका कैपेसिटेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। इस केस में कैसे निकालोगे? अब ये थोड़ा सा जो है कंपटीशन वाली चीज आ गई। जो आपकी बोर्ड की गॉस लॉ से आ जाएगा। हाँ, बोर्ड कैसे आएगा गॉस लॉ से? तो एट अ डिस्टेंस आर, जो ए से बड़ा हो बी से छोटा हो, मैंने एक गॉसियन सरफेस ले ली, तो वहाँ पे अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर छोटा स्फीयर इंक्लूड है, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो मैं क्यू मान लूँ अगर, तो मैं लिख सकता हूँ ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0r²। ठीक है, इंटीग्रेट कर लोगे फिर आ जाएगा। ठीक, यस सर, फिर डीबी निकाल लेंगे और फिर उस फॉर्मूले में रख देंगे कैपेसिटेंस। करेक्ट है एक तरीका। दूसरा तरीका सो वी निकाल सकते हैं, जो ई होता है वो तो पता ही होता है, के क्यू इसका वी निकाल, कहाँ का वी? मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है शेल 1 और शेल 2 का, वो निकाल लेंगे सीधा। मतलब मैं यहाँ का पोटेंशियल निकाल लूँ, यहाँ का निकालूँ, दोनों को माइनस कर दूँ, ये बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, तो आप कह रहे हो ये निकाल के फिर क्या करूँगा? हमने निकाल लिया, तो हमें चार्ज भी पता है, क्यू चार्ज दे रखा हमने प्लस क्यू। हाँ, मान लो हमने इसको प्लस क्यू दिया, इसको माइनस, एक को प्लस क्यू मान लिया, एक को किसी को प्लस मान लो, किसी को माइनस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो प्लस क्यू इसको दिया और ये एक बैटरी लगाई हमने ऐसे, और यहाँ प्लस क्यू दिया है, माइनस क्यू दिया। ठीक है, तो हमारा अब हमें बताना है कि तो क्यू बाय बी अगर हम निकाले तो हमारा सी आ जाएगा। तो हमने माना कि क्यू चार्ज दिया है यहाँ पे, अब क्यू चार्ज पे पोटेंशियल डिपेंड करेगा, यहाँ का पोटेंशियल निकालोगे आप और यहाँ का निकालोगे, तो बताओ V1 कितना आएगा अगर मैं V1 निकालूं? आप लोग नहीं बताओगे दोनों, सौमिल एंड कुणाल नहीं बताएंगे, बाकी लोग बताओ V1 कितना आएगा? यहाँ का V अगर मैं निकालूं, अंदर का V निकालूंगा, बोलो बोलो। सर क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर ए। ये तो इसके कारण अपने कारण पोटेंशियल आया। यस। और बाहर वाले के कारण जो माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण पोटेंशियल होगा यहाँ पे माइनस के क्यू अपॉन बी। माइनस के क्यू अपॉन बी। हमने पढ़ा था कि जो अगर ये हॉलो स्फीयर होता है उसमें पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, जितना यहाँ पे होगा उतना ही हर जगह पोटेंशियल होगा, है ना। यस। तो माइनस के कारण यहाँ पे भी जो पोटेंशियल होगा फर्स्ट पॉइंट पे वो के क्यू बाय बी होगा। अब मैं V2 निकालना चाह रहा हूँ बाहर वाले पॉइंट पे, ये मेरा पॉइंट 2 है मान लो, तो यहाँ क्या लिखूँ? 0 आ जाएगा यहाँ पे। 0 क्यों आएगा? के क्यू अपॉन बी, के क्यू अपॉन बी माइनस के क्यू अपॉन बी। अच्छा अब ये बोल रहे हो, ठीक है, वो तो 0 आ जाएगा फाइनली, है ना। तो अब अगर मैं डेल्टा V निकालूं तो डेल्टा V मेरा V निकालूं तो V1 माइनस V2 V1 के बराबर आ जाएगा। तो V इक्वल टू के क्यू ए माइनस बी, ये आ गया। सॉरी क्या कर दिया भाई, क्या बढ़िया मैच लगा दी। ऐसा बन जाएगा ये, अगर मैं V निकालूं तो ये आ जाएगा। यस सर। और अगर मैं V बाय क्यू या Q बाय V निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मुझे C निकालना है तो Q बाय V निकालना है, तो Q बाय V निकालूंगा तो क्या आएगा? Q अपॉन V।
तो Q को यहाँ, V को यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, और K कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। K होता है मेरा 1/4πε0, तो उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा 4πε0 ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए, ये बन जाएगा। यस सर। दिस इज नथिंग बट C, तो दिस इज द कैपेसिटी 4πε0 ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। ये फॉर्मूला हमारा होता है फॉर द टू कोसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी। सर यस सर सेकंड वाले सेल पे 0 है ना पोटेंशियल, मतलब वहाँ पे चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। नहीं, चार्ज स्टोर हो सकता है, ऐसे थोड़ी अगर कहीं पे पोटेंशियल 0 आ रहा है इसका नहीं चार्ज स्टोर नहीं है, वहाँ पे चार्ज हो सकता है, वहाँ पे हो। वहाँ पे बोलो बोलो। कुछ नहीं सर। अगर चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल 0 आ ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ इसका पोटेंशियल आ जाएगा KQ बाई बी, यहाँ पे 0 कैसे होगा, 0 तो हो ही नहीं सकेगा जब तक यहाँ पे चार्ज माइनस का नहीं आएगा। यस सर। तो हो सकता है, ठीक है ओके। और कोई डाउट किसी को इसमें से? सर ये V1 कैसे निकाला, ये माइनस क्यों करा KQ बाय बी? हमें इस पॉइंट पे निकालना था पोटेंशियल, फर्स्ट पॉइंट पे। यस सर। फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज के कारण होगा पहले तो, यस सर। वो इतना होगा। यस सर। फिर इस वाले के कारण भी होगा क्योंकि इसके अंदर है पॉइंट, यहाँ पे है कहीं पॉइंट। यस सर। तो बाहर वाले के कारण कितना होगा यहाँ पे पोटेंशियल, जितना सरफेस पे होगा, हर जगह सेम होता है ना इसमें। यस सर। तो सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल, KQ बाय माइनस KQ बाय बी इतना होगा। ओके तो सर, यहाँ पे इतना होगा। ये माइनस क्यों भी हमने दिया है चार्ज। हाँ, हमने माना कि प्लस क्यू यहाँ है और माइनस क्यू यहाँ है। ओके। V वोल्ट की बैटरी होगी तो उससे हमने रिलेशन निकाल लिया, V और Q में क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को इसमें यहाँ तक? कोई डाउट सर। ओके चलिए, तो इसी का स्पेशल केस ये वाला होगा। ठीक है, कैसे होगा स्पेशल केस? यहाँ पे अगर हम B को इनफाइनाइट कर दें, जो B वाली बाहर वाली जो शेल है वो है ही नहीं यहाँ पे, तो आप ये मान लो कि इन्फिनिटी पे है ना। तो इसको इनफाइनाइट अगर हम मान लें तो हमारा काम हो सकता है। तो B को यहाँ पे अगर मैं इनफाइनाइट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं क्या आएगा, ये मेरा ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए है। मैं B से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे पहले, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस ए बाय बी। इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं। यस सर। और अगर मैं इसको B को इनफाइनाइट कर दूं तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो क्या आएगा 4πε0 r या a बोलो, जो भी आप बोलो, वही आ जाएगा। सेम चीज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी तो पीछे आया था। यस सर। है ना। तो इसी का स्पेशल केस पिछले वाला था, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। नो ओके। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका भी हो सकता है इसमें, वो पढ़ेंगे जब हम। क्या हो सकता है तीसरा? IIT वाले बताइए कुछ। एक तरीका तो आपने बोला कि हम एक पोटेंशियल निकाल लें, उसे इंटीग्रेट कर लें, V1 माइनस V2 निकाल लेंगे, वहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे। एक तरीका तो वो था। दूसरा तरीका था कि हम V1 निकाल लें अलग अलग और V2 निकाल लें, फिर उनको माइनस करें, वहां से Q बाय B करके निकाल लें। तीसरा तरीका कुछ हो सकता है और? नो? इसके अभी दो तरीके और हो सकते हैं, तीसरा और चौथा। धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। एक हो सकता है इसमें कि हम सीरीज पैरेलल कैपेसिटर मान लें। एक कैपेसिटर ये है, एक इन्फिनिटी पे लगा हुआ है इसका, तो सीरीज पैरेलल के हिसाब से लगाना शुरू करें। ठीक है। यस। एक तरीका हो सकता है मैं एनर्जी डेंसिटी वगैरह से निकालूं को, क्योंकि एनर्जी मेरी इनफाइनाइट तक जा रही है, इसमें बाहर एनर्जी होगी, अंदर होगी, उससे एक तरीका हो सकता है। सर पहला वाला कौन सा बताया तरीका? पहला वाला तरीका तो ये था कि इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे ना पोटेंशियल निकाल लें कहीं इस जनरल पॉइंट पे, यहाँ पे आर पे पोटेंशियल निकाल लें। तो आर पे मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो इसके कारण पोटेंशियल होगा KQ बाय आर, और बाहर वाले के कारण तो सेम होगा हर जगह, तो माइनस KQ बाय बी होगा।
तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट का, वी एट सपोज आर। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लूँ अलग अलग, या मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ। मैंने पोटेंशियल निकाले, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू बाय, ये क्यू चार्ज है मान लो, ये माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर यहाँ पे, इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नो सर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अंदर नहीं होता, पोटेंशियल तो हर जगह सेम होता है, अगर पोटेंशियल यहाँ पे वी है तो हर जगह वी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई होता है, हर जगह जीरो होता है बाकी अंदर। तो यहाँ पे इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा बाहर वाले चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, तो अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ई डॉट डी आर होता है। सर इसमें बी कहाँ पर है? ये बी मतलब ये वाला बी रेडियस, ये बोल रहे हो आप, ये ए है, ये ए है, और ये आर डिस्टेंस पे ये है पॉइंट जो हमने लिया हुआ है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग इन जनरल जो है आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। ये जो आर डिस्टेंस में हम पॉइंट मान रहे हैं, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला मैंने, जो ये पॉइंट है यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लो पॉइंट नंबर 1 है, तो E1 जो होगा वो इतना होगा। ठीक है, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने केवल इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, जो चार्ज मेरा यहाँ पे है। बाहर वाले के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, कैपेसिटेंस भी निकाल पाऊंगा। तो डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, इसका मतलब माइनस के क्यू आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा। और मुझे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी वी को, तो आई विल गेट द नेट पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इंटीग्रेशन मुझे जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा आर का इंटीग्रेशन? आर टू आर ए से बी। यस सर, यस सर। ए से बी करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस के क्यू को मैं बाहर कर देता हूँ, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर की पावर -1 डिवाइड बाय -1, बाहर भी एक माइनस है तो कट जाएगा ये। तो लिमिट इज ए टू बी, इट विल बिकम के क्यू 1 बाय बी -1 बाय ए। ऐसा कुछ बनेगा मेरे ख्याल से, उल्टा आ गया। यस सर। ओके, उल्टा क्यों आ गया? यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ अपोजिट चल रहे हैं। हमने प्लस चार्ज अंदर माना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो माइनस ई डॉट डी आर किया हमने, के क्यू बाय आर स्क्वायर लिया इंटू डी आर किया, इसको इंटीग्रेट किया तो प्लस आएगा, प्लस आ गया। आर की पावर -1 को ऐसे रखा, लिमिट हमारी ए से बी है, 1 माइनस बी -1 बाई ए किया तो ये आया। ओके, तो हमारा जब सही है। क्यों आया पता है ये? बताओ क्यों आया? क्योंकि बाहर का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि माइनस चार्ज माना ना आपने यहाँ पे। आप मुझे पोटेंशियल निकला है V2 माइनस V1 निकाला, एक्चुअली आपने V1 है ना, तो ये क्या आएगा, बाहर का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का अंदर का आएगा। मान लो पॉइंट आपका y है और ये x है, तो आपने जो इससे सॉल्व करके निकाला, क्या निकाला, Vy माइनस Vx निकाला। यस सर, उल्टा करेंगे उसको, है ना। तो हमने नेगेटिव प्लेट का माइनस पॉजिटिव प्लेट निकाला, लेकिन हमें पॉजिटिव माइनस नेगेटिव चाहिए था एक्चुअली। कैपेसिटेंस में वैसे करते हैं हम लोग, पॉजिटिव प्लेट और इनका बीच का निकालते हैं, इसको हाई पोटेंशियल पे मानते हैं, इसको ऐसे मानते हैं ना यूजुअली। तो ठीक है, जो भी है खैर, लेकिन हमारा वैल्यू ये आ गया। तो ये हमारा आ गया, V आ गया। अब आपको क्या निकालना है, Q बाय V निकालना है। Q बाय V निकालोगे तो वही आ जाएगा, AB ऊपर चला जाएगा, नीचे B माइनस A, और
के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सेम आ जाएगा जो आंसर हमने पीछे निकाला था, यस सर। है ना। तो दिस वाज द सेकंड मेथड कि ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। सर जो आप एनर्जी वाला मेथड कह रहे थे, तो इसके अंदर हम बस जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है उससे एनर्जी निकाल के उसे हाफ CV स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। हाँ बिल्कुल, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कर सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आ जाएगा एक तरीका, वो है, करेंगे उसको बाद में करेंगे, ठीक है। अभी तो बेसिक तरीके देखते हैं पहले। तो ये तरीके दोनों समझ में आ गए सबको? यस सर। यस सर, पहला वाला ज्यादा आसान लग रहा है। हाँ पहला वाला आसान है, पहला वाला आसान है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये केस होता मान लो, और इस बार ये है कंडीशन, ठीक है। दिस इज द कंडीशन एंड अगेन दिस इज A, दिस इज B एंड यू हैव टू फाइंड द C। करो ट्राई सब लोग। सर चार्ज क्या है किस पे? 400 अपने हाथ में दे दो आप, आपको भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों इनके बीच का। यस सर, हो तो जाएगा। एक बैटरी मान लो 20 वोल्ट की, उससे चार्ज दे दो, एक को प्लस क्यू दे दो, एक को माइनस क्यू दे दो, फिर दोनों में क्यू और वी में रिलेशन निकाल लो, ठीक है। देखो क्या आएगा। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। सी निकालना है, यस, कैपेसिटेंस कितना होगा। यहाँ देख लो, मैं कुछ आंसर क्वेश्चन दिया भी हुआ है यहाँ पे। इसमें बाहर वाले को अर्थ किया है तो उसका पोटेंशियल तो वैसे 0 होता है ठीक है। सर। तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो हमारा वो था फर्स्ट केस, उसके सेम रहेगा। अंदर वाले के पोटेंशियल के बराबर आएगा, ठीक है। फिर ये सब बस फिर वही करेंगे, सी निकालेंगे क्यू बाई वी से। कितना आएगा? फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए। सेम आ रहा है जो पहले आ रहा था विदाउट अर्थिंग, और विद अर्थिंग सेम आ रहा है। सेम है, क्या बोल रहे हो, सेम आएगा? सेम आना चाहिए। ओके, देखो बाकी लोग भी निकाल के सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। मेरा नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव तो आ गया होगा, आपने वही कुछ ज्यादा कम कर लिया, मैंने उल्टा ले लिया होगा कुछ। चार्ज दोबारा इस पे क्यू मान लेंगे हम लोग। आपने क्यू यहाँ दिया, माइनस क्यू यहाँ दिया, तो यहाँ तो क्यू रहेगा पक्का, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे माइनस क्यू आएगा ही आएगा फिर, और यहाँ पे फिर मान लो आपका Q1 आ जाएगा, ऐसे होगा चार्ज यहाँ पे। ठीक है, अभी Q1 जीरो भी हो सकता है या माइनस क्यू जीरो भी हो सकता है, मुझे नहीं पता जीरो होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार फिर बता देना चार्ज का। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसको क्यू दिया, तो इसका क्यू तो बाहर के सरफेस पे आएगा, अंदर वाले के। ओके, अब इसके बाहर यहाँ पे एक और स्फीयर है, तो जब यहाँ प्लस क्यू आएगा तो इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू आ जाएगा, और बाहर वाले सरफेस पे कुछ भी चार्ज हो सकता है जीरो हो या कुछ और हो। मैंने Q2 अभी Q1 लिख दिया इसको, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या पता है यहाँ पे कि इसका पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे जीरो करना है। तो यहाँ का पोटेंशियल लिखो कितना होगा, उसको जीरो कर दो, तो उससे Q1 की वैल्यू आ जाएगी। जीरो ही आएगी। जीरो आ रही है,
के क्यूब बाय बी माइनस के क्यूब बाय बी प्लस के क्यू वन बाय बी, ये आएगा पोटेंशियल यहाँ का। तो यहाँ से हमारा Q1 0 आ रहा है। आ रहा है सब लोगों का? यस यस सर। सर। आ रहा है। तो Q1 0 आ गया, तो ऐसे ही मैंने यहीं पे चार्ज है केवल। तो अब आपका ये Q और माइनस Q है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, वही पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकालना, सेम आएगा पोटेंशियल डिफरेंस इस बार भी जैसे हमने पहले निकाला था। यस सर, क्योंकि Q1 पोटेंशियल तो कैपेसिटेंस भी सेम आ जाएगा फिर इस केस में भी। यस सर। तो C हमारा कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A डिवाइड बाई B, ऐसे कुछ आएगा ना। सर ए बी अपॉन में बी माइनस ए। एक मिनट रुको। तो AB डिवाइड बाई B माइनस A, मेरे फॉर्मूला याद नहीं रखते इनके। ये आया था, ठीक है। तो AB डिवाइड बाई B माइनस ए आ जाएगा, है ना, सही रहेगा। डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए ना, डायमेंशनली डायमेंशन शुड बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अब डायमेंशन देखो R की आ रही है, क्योंकि R स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड में R आ जाएगा। अब सही है फॉर्मूला, ओके। अब मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, ये तो हो गया, सर ठीक है। सर हमने Q1 क्यों निकालना चाहा आउटर सरफेस के पे जो चार्ज है? क्योंकि यहाँ पे Q1 हो सकता था, जरूरी नहीं है यहाँ पे 0 होता Q1। सर लास्ट वाले केस में भी तो हो सकता था। लास्ट वाले केस में, वहाँ इस पे वाले तो केस ऐसा में, डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? यस सर। इस वाले केस में नहीं हो सकता था, क्योंकि देखो यहाँ पे Q चार्ज दिया आपने अंदर वाले को, यस सर। तो बाहर माइनस Q आना चाहिए यहाँ पे। यस सर, इनर सरफेस और आपने नेट चार्ज कितना दिया था इस वाली शेल को, माइनस Q दिया था। माइनस Q। तो बाकी चार्ज तो आ ही नहीं सकता कहीं पे, और बाकी तो बचे ही नहीं कुछ अब। तो यहाँ तो चार्ज आ ही नहीं सकता बाहर, यस सर। तो है ना। उसमें भी तो लेकिन ऐसे ही था। अर्थ वाले केस में यहाँ से चार्ज फ्लो कर सकता है अंदर या बाहर। यस तो यहाँ सर। चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ तो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के बोल दिया कि 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगा यस सकते थे, ठीक है। तो यस इसलिए सर, मैंने समझ चेक गया। किया, समझ गया, इसलिए मैंने चेक करना पड़ा मुझे। यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को इसमें? सर एक चीज, सर अर्थ पे तो हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चार्ज मानते हैं क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, तो हम पहले भी कह सकते थे कि Q1 0 ही आना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अर्थ को नेग्लिजिबल चार्ज नहीं मानते। अर्थ में मतलब ये होता है कि चार्ज वहां से फ्लो कर सकता है, लेकिन इक्वल चार्ज वो कहीं से ले लेती है। मान लो इस वाले स्फीयर से को दे रही है, किसी और स्फीयर से ले लेगी, अच्छा। ऐसा नहीं होता। अर्थ ले सकती है। अर्थ इज अ लार्ज मींस काइंड ऑफ दिस थिंग, सोर्स ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ सबको? ये डाउट, अभी डाउट है किसी को? एक बार और बताइए, Q1 0 to 0 के पास Q1 0 कैसे आया या? तो वो तो क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, तो डाउट क्या है? उसके बाद कैपेसिटेंस कैसे निकाला हमने? यस सर। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस ऐसे निकाला, हमने बोला कि Q1 0 है तो यहाँ पे Q चार्ज हो गया, यहाँ पे माइनस Q हो गया। यस। अब आप कैसे निकालोगे? आप इसका V1 निकालोगे, इसका V2 निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, तो सेम ही आएगा ना यहाँ पे। जैसे कंडीशन तो यहाँ पे भी यही थी, यहाँ Q था, यहाँ माइनस Q था, तो वही यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे आप, सेम यस। ऐसे तो करोगे यहाँ भी। माइनस Q और प्लस Q वाली कंडीशन तो है ये भी, यस। तो सेम ही सारा कैलकुलेशन हमारी सेम आएंगी। V1 सेम आएगा, V2 सेम आएगा, डेल्टा भी सर सेम बाहर आएगा। के सरफेस पे भी यहाँ माइनस Q ही है, Q 0 है तो Q1 0 है तो। हाँ यहाँ पे तो माइनस Q होगा ही ना, नहीं होगा माइनस Q यहाँ पे? अंदर के सरफेस पे है, इस साइड को, ये यहाँ पे। सर बाहर के सरफेस पे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे तो 0 है, यहाँ तो होगा ही नहीं चार्ज। यहाँ तो मैंने 0 ही माना है ना, यहाँ का चार्ज कहाँ लिया मैंने? यस सर। अंदर वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज होगा, और बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज होगा, केवल इक्वल एंड अपोजिट। ओके सर। सर पिछले केस में भी यही था? पिछले केस में भी सेम था, इसलिए कैपेसिटेंस यहाँ पे सेम आया, सब कुछ सेम आया, ठीक है। सर अगर बाहर वाले सरफेस पे ले लेते पिछले केस में तब क्या होता? अभी आ रहा हूँ मैं उस पर भी।
आते हैं अभी पहले इसको इतना समझ गए सब लोग? सर वो Yes, पिछले sir. केस में बाहर चार्ज 0 कैसे हुआ वो फिर बता दें। पिछले या इस वाले केस में? इसमें तो हुआ है 0। ये पिछले सर ये इस तो वाले में? समझ गया पीछे। अच्छा पिछले वाले में क्यों हुआ? ये सर पिछले वाले में इसलिए हुआ था कि आपने इसको चार्ज -q दिया था इस वाले शेल को, है ना? यस सर। और वो -q कहाँ चला गया? वो पूरे का पूरा यहाँ चला गया था, क्योंकि यहाँ +q था तो यहाँ -q होना जरूरी था उसके सामने बाहर। यस सर। जब सारा -q यहाँ चला गया तो बाकी तो बचे ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे चार्ज कैसे आएगा? सर तो हमने बस बाहर वाले शेल को चार्ज दिया अंदर में। हमने इसको -q दिया यस सर। और इसको +q दिया। बैटरी की प्रॉपर्टी होती है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देती है, नेट चार्ज 0 देती है बैटरी। यस सर। तो बैटरी ने इसको +q दिया अंदर वाले को, मान लो, यस सर। और बाहर वाले को -q दिया। तो अंदर वाला जो +q था तो यहाँ पे आ गया, अपने सरफेस पे आ गया, यस सर। और जो बाहर वाला -q था वो इसके सामने चला गया। ओके। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होनी चाहिए ना यहाँ पे, आमने सामने। अच्छा फिर जो अंदर वाला सेल है उसके अंदर वाले पार्ट में फिर कुछ नहीं होगा? अंदर वाले में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है ना? तो अंदर वाले के अंदर वाले में होगा ना, बाहर वाले के बाहर वाले में होगा। ओके। ठीक है। अच्छा, और डाउट किसी को? नो? No, sir. ओके, इस केस को रिवर्स करते हैं अब रिवर्स ये खुद निकालना शुरू कर दो आप लोग। अब की बार मैं अंदर वाले को अगर मैं वो कर दूं अर्थ, तो क्या आंसर आएगा? कैपेसिटेंस। डन सर। डन। बाकी लोग भी निकाल लो फटाफट। इस बार हमने अंदर वाले को अर्थ कर दिया, तो क्या होगा? अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे कोई? सर जो शेल ए होगा उसके ऊपर हम कंसीडर कर सकते हैं कि चार्ज क्यू था, लेकिन अर्थिंग करने के बाद कुछ चार्ज अर्थ में चला गया, तो हम कह सकते हैं क्यू माइनस क्यू1। Q1 मान लेते हैं फाइनली। इसे ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करूँ? नेट सरफेस पे फिर -q1 मानेंगे, और बाहर के सरफेस पे मानना पड़ेगा -q प्लस q1। अंदर वाले का पोटेंशियल 0 ले लेंगे। अंदर वाले का पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे +q चार्ज दिया इसको, और इसको -q दिया है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऐसे ही बनेगा? यस सर। क्योंकि ये सर ये -q + q1 कैसे हो गया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा ना, तो नेट चार्ज -q आना चाहिए। नेट चार्ज -q आना सर चाहिए। पिछले केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था फिर?
इसमें नहीं हो रहा था। पिछले केस में पिछले केस में तो अर्थ से कनेक्टेड था ना, तो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लग सकता ना, जैसे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लग सकता। अगर मैं यहाँ पे यस लगाऊंगा सर, यस तो मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, लेकिन मैंने इसको Q1 माना, तब भी प्लस क्यू नहीं माना, यस सर। इसलिए। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? किसी को डाउट हो रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? समझ में आ गया, ऐसे ही होगा, यस है ना। Q1 जो है वो Q भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा कि Q1 जो है कैपिटल Q क्यों नहीं है या जीरो क्यों नहीं है, कुछ भी हो सकता है। निकालना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल जीरो करके निकालना पड़ेगा यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी होगी। तो पोटेंशियल जीरो होगा यहाँ पे 0.1 मान लो इसको, तो V1 विल बी जीरो। V1 को जीरो करके देखो Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है। क्यू ए बाई बी आई है। ए बाई बी आ रही है, ओके। के Q1 अपॉन ए, तो इसके कारण आ गया अपने कारण, प्लस बाहर वाले के कारण। बाहर वाले का जो चार्ज है वो टोटल मिला के माइनस क्यू है, तो मैं एक बार में ख़त्म कर देता हूँ, के माइनस क्यू बाय बी। ये पोटेंशियल होगा इसके कारण 0.1 पे, बाहर वाले के कारण, और ये जीरो आना चाहिए। समझ में आया स्टेप? यस सर। यस सर। V1 क्या आ रहा इज है? 0। ये तो Q की वैल्यू आ गई यहाँ से Q1 की। अभी तो Q1 हमारा जो आया वो Q इंटू ए बाई बी आ रहा है ना। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आपको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस। अंदर का तो जीरो हो गया, बाहर का पोटेंशियल निकालना है आपको यहाँ का, V2। तो आपको एक्चुअली V निकालना है, दैट इज V1 माइनस V2 निकालना है आपको। V1 आपका जीरो है ऑलरेडी, क्योंकि ये अर्थ कर रखा है आपने। तो V2 की वैल्यू कितनी आ रही है निकालनी है आपको बस अब। क्यू ए माइनस पी अपॉन बी स्क्वायर। V2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो पहले अंदर वाले के कारण आएगा V2, अंदर वाले के कारण आएगा के Q1 अपॉन बी, प्लस बाहर वाले के कारण के माइनस क्यू अपॉन बी, ये आएगा V2। अब इसकी वैल्यू सर ये माइनस क्यू प्लस Q1 होगा ना, आपने उसको डायरेक्ट माइनस क्यू मान लिया था। हाँ, वो तो आप निकाल लो। अलग अलग लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे के माइनस Q1 बाई बी, फिर लिखोगे के माइनस क्यू प्लस Q1 बाई बी, Q1 सर से एक ही Q1 कट आएगा। जाएगा, यही आ जाएगा घूम फिर के। यस सर। तो अब मेरे को Q1 की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि मेरे को तो Q और V में रिलेशन चाहिए ना। तो Q1 तो मेरा एक अननोन है, Q1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्यू ए बाई बी। सर ये Q1 बाय ए होना चाहिए ना? कहाँ पे? यहाँ पे? यस सर। नहीं, हम कहाँ का पोटेंशियल निकाल रहे हैं? हम यहाँ का निकाल रहे हैं ना। 2 पॉइंट मतलब बाहर के पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं यहाँ का। तो पहले इसके कारण पोटेंशियल निकाला, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा बाहर? के ओके Q1 बाई बी होगा ना यहाँ पे। तो ओके सर। सर के क्यू ए प्लस के माइनस क्यू बी अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा, के क्या आ रहा है माइनस क्यू अपॉन बी, ऐसा आ रहा है। ये V2 आ गया। आपको क्या निकालना है? V बाय क्यू निकालना है। V आपका माइनस हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, V इक्वल टू माइनस V2 होगा एक्चुअली। अगर आप यहाँ देखो तो V जो है माइनस V2 के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। ठीक है, तो C आपको निकालना है। C आपका क्या होता है? Q बाय V। तो Q बाय V की जगह आ जाएगा के क्यू बाय बी माइनस के क्यू ए बाय बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। Q से Q कट जाएगा, तो K बाहर आ जाएगा, K को बाहर कर लो, 1 बाय के 1 बाय बी माइनस ए बाय बी स्क्वायर, ये आएगा। इसको सॉल्व कर लो बस, जो भी आएगा, दैट इज द कैपेसिटेंस।
सर ये आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन में बी माइनस ए। 4 सर मेरा भी आ रहा है। नॉट बी स्क्वायर अपॉन में बी माइनस ए आ रहा होगा। हाँ ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। ये आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। सर यहाँ पे अगर हम बी को वेरी बिग देन ए ले लें तो ये हमें एक वो दे देगा, जैसे हमने वाला लिया था कि एक सिंगल शेड होता तो कैपेसिटर होता, कैपेसिटेंस। बी को इनफाइनाइट अगर लेना तो इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे तो वैल्यू। सर इनफाइनाइट नहीं, बस ए से बहुत बड़ा ले ले तो ए से बड़ा ले लें ए को नेगलेक्ट कर लेंगे तो नेगलेक्ट कर लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर आ जाएगा फिर तो। बी आ जाएगा ना सर, बी स्क्वायर अपॉन बी। हाँ ठीक है, बोल सकते हो आप, सिंगल शेड B कैपेसिटर होता है। बोल सकते हो हाँ वो आ जाएगा, सही है। सर यस सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है और मुझे सही से समझ नहीं आ रहा है। आपको अभी वेट करना पड़ेगा एक आध क्लास का। अभी हम टॉपिक इसको खत्म करेंगे ना जब, जी सर। तो आपको अभी पहले पुराना एक बार देख लो, जो पुरानी क्लासेस है ना हमारी। जी सर। तो आपको एक दो क्लास में समझ आना लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। सर मैं एक काम करूँ, ये वाले चैप्टर की लेक्चर्स देख लूँ पहले, ये स्टार्टिंग से आप इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर देखना, जो इलेक्ट्रोस्टैट हमने पढ़ा है ना, जहाँ पोटेंशियल वगैरह पढ़ा होगा, जी तो उसके लेक्चर एक बार चेक करना, ठीक है? ओके सर। लेकिन आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, तब भी आप पढ़ोगे भी ना तो 2-3 क्लास लगेंगी आपको समझने में भी। ओके सर। और आ जाएगा, घबराना मत, धीरे धीरे आ जाएगा सब। जी सर। ठीक है, और बताइए डाउट बाकी लोगों को। तो लास्ट स्लाइड दिखा देंगे। लास्ट स्लाइड में क्या था? ये था। ओके सर ठीक। डन? यस सर। ओके, तो ये सारे जो हैं ये आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन जो आपका भी सिलेबस है जेई वालों का भी और नीट वालों का भी, वहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आते हैं, ऐसे वाले नहीं आते हैं ना। वो आउट ऑफ मैंने लिखा वहाँ पे साफ साफ की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आईआईटी वगैरह में हो सकता है कि आ जाएं, लेकिन यूजुअली ये नहीं आते हैं, स्फेरिकल वाले नहीं आते। लेकिन कंसेप्चुअली मैंने आपको बता दिया, कंसेप्चुअली अगर आप डील करोगे तो कैसे कैसे डील करोगे, है ना। तो कोई नई चीज तो नहीं है इसमें, जो आपने पढ़ा है वही चीजें, सारे कंसेप्ट तो वही है, सारे कंसेप्ट तो वही है ना, बस केवल सी इक्वल टू ये यूज करना है आपको, बस कंसेप्ट तो सारे वही लगाए आपने बाकी। यस सर। इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि किताबों में आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन दे रखे हैं, और कई किताबों में तो बड़े खराब तरीके से सॉल्व किए हुए, जो बोर्ड की किताबें स्पेशली, उनमें बहुत गलत तरीके से सॉल्व किया गया है, इसको बहुत मिसकंसेप्ट से सॉल्व किया गया है। इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, कंसेप्ट क्या है एक्चुअली। सर ये बोर्ड में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन? नहीं, बोर्ड में भी नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन क्या नाम बोलते हैं, किताबों में दिए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है सर। तो नीट में ये स्फेरिकल सेल से पूछेंगे? नहीं, नीट में नहीं है। नीट में लिखा है, सब सब लिखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल नहीं है वहाँ पे। ओके ओके सर। तो घबराना नहीं, लेकिन मैं आपको पहले बताता था, आप लोग पढ़ते ही नहीं, है ना। इसलिए मैंने पहले नहीं बताया आपको। सर वैसे आसान है सर, ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ आसान भी है, और आपने जो कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं एक्चुअली उनका एक बार रिवीजन हो गया, इसमें यूज हो गया, अप्लाइड हो गया ना, जो कंसेप्ट आपने पढ़े थे तो वो अप्लाइड हो गया, है ना। कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल जीरो क्या होता है, और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं स्फीयर के बाहर अंदर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे लगा सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे यूज हो गया अब तक जो आपने पढ़ा हुआ है। इसलिए मैंने आपको बताया सब कुछ, ठीक है। यस सर। चलो, तो अगली क्लास में फिर दोबारा हम बैक आएंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आगे कंटिन्यू करेंगे। जब उसके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें कोई के वाला, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर आधे कैपेसिटर को भर दें या कुछ क्वार्टर पार्ट भर दें, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। और कैपेसिटर अगर हम एक से ज्यादा सीरीज या पैरेलल में यूज करते हैं तो कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब डिस्कस करना है हमें। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आगे कंटिन्यू करेंगे, जो आपने अभी तक पढ़ा है ये सारा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर।
तो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। टेस्ट में क्वेश्चन देखने का। हाँ, बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं, जिनको डाउट है या कोई क्वेश्चन है टेस्ट के या इसमें कोई डाउट है वो लोग रुक सकते हैं। सर ऐसे हम जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका रियल लाइफ कहाँ पे यूज करते हैं? सब जगह यूज होता है, आपके पंखे में, आपके पंखे में देखा आपने गोल सा वो लग रहा है सिलेंडर का Yes, टाइप sir, का जो हाँ, लग रहा है, वो कैपेसिटर होता है वो भी। सर मतलब क्या काम करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा? कैपेसिटर कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करता है, हाँ। एक्चुअली अलग अलग फंक्शन होते हैं कैपेसिटर के, कहीं पे कंडेंसर बोलते हैं उसको, ज्यादा मैकेनिकल लोग ना उसको उस टर्म में, तो कहीं पे उसको सर्किट को स्टेबलाइज करना होता है। अगर आप पढ़ोगे आगे स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है ना, कहीं पे फिल्टरिंग ऑफ समथिंग होता है, अलग अलग चीजें होती हैं कैपेसिटर का फंक्शन। इससे अगर हमने लगाया कैपेसिटर, तो वैसे हम देखते हैं कि हाँ। 2 प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में गैप होता है, तो हम्म, वहाँ पे जो हमारा मेन सर्किट होता है वो ओपन हो जाता है। हम्म, तो सर एक मिनिमम वैल्यू भी होनी चाहिए ना कि इतना चार्ज स्टोर होगा तो एयर पोलराइज होगी, फिर नहीं, एक एयर रेजिस्टेंस पोलराइज भी होने की, एयर पोलराइज क्यों करना चाहते हो आप, किस लिए? सर से हमने एक बनाया सर्किट, उसमें कैपेसिटर लगाया, मान लो ऐसे लगा दिया, हाँ, फिर जैसे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया सर्किट। तो आप बोलोगे यहाँ करंट नहीं फ्लो होगा, आप ये बोल रहे हो? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं है ना, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज, जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ माइनस डेवलप हो जाएगा इसके सामने ही। आप बोल रहे हो कि अगर दूर होंगे तो नहीं होगा डेवलप, आप ये बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तो यूजुअली हम बहुत दूर नहीं लेते, हम तो बहुत पास पास लेते हैं इनको। हम तो इन भाई हमने जो डेरिवेशन किया है वैसे हमने इनफाइनाइट प्लेट का किया है। इनफाइनाइट प्लेट में हम क्या मानते हैं कि हमारी लाइनें पैरेलल होती हैं, ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे होती हैं। वो कंडीशन कब वैलिड हो सकती है? जब ये प्लेट इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट तो होती नहीं, तो या तो डिस्टेंस बहुत कम हो आपका दोनों के बीच का, तो आप इसको इनफाइनाइट मान सकते हो प्लेट को, कि बहुत बड़ी प्लेट है इसके मुकाबले एज कम्पेयर टू डिस्टेंस, है ना। लेकिन मान लो प्लेट ऐसे हो गई, अब तो ये लाइन ऐसे चली जाएंगी आपकी फील्ड लाइंस, फिर आपका केस ही नहीं आएगा ना। तो फिर तो आपको ये पास पास माननी पड़ेंगी बहुत, तो हम पास ही मानते हैं इनको। ओके सर। ठीक है, और बताइए क्या डाउट है आप लोगों का? टेस्ट में था एक क्वेश्चन था, हम्म, उसके अंदर मतलब वो दे रखा था कि मतलब एक हीटर था और उसने वैल्यूज दे रखी थी, पावर दे रखा था, और पूछ रहे थे कि इतने मिनट में कितना वाटर मतलब बॉयल हो जाएगा। गर्म। यस सर। सर लेकिन उसमें ना ओके, वैल्यू नहीं दे रखी थी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। वो तो आपको याद होगी कितनी वैल्यू होती है? 540? नो, सर ऐसे मतलब एग्जाम में जनरली 540 कैलोरी। 540 कैलोरी होती है ना। हाँ, तो यूजुअली दी रहेगी, लेकिन कई बार नहीं भी होती, तो याद होनी चाहिए हमें। मैंने आइस के टेलीग्राम लिए कर दिया। आइस के लिए 80 होती है और वाटर के लिए 540 होती है। तो क्या आंसर मैच नहीं कर रहा था उससे? सेम मैंने वैसे छोड़ दिया था। अच्छा, नहीं, वो आपको याद होना चाहिए, लेकिन आईआईटी वगैरह वालों को फर्क नहीं पड़ता, उनको आ जाता है, मैंने उनको दे देते हैं वैल्यू। आपने 3 क्वेश्चन भेजे हैं उसमें, तीनों में लेकिन वो तो नहीं है जो आप पूछ रहे हो, मैंने आप अलग पूछ रहे हो कुछ है? ओके, कुणाल कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? तीनों चारों पूछ रहे हो ये? यस सर, ये इनमें को डाउट है, मतलब कि इनमें एरर है कि नहीं। एरर है कि नहीं? पहला क्वेश्चन आपका है सर्किट वाला। बाकी लोग लीव कर सकते हैं, बाकी लोगों को अगर डाउट है तो रुके रहो, बाकी देखना चाहते तो देखो। $60 वोल्ट, 30, 70 वोल्ट, इसमें क्या पूछा इसने? 80 वोल्ट, 4 ओम का यहाँ पे भी है, किलो ओम, I3, I2, I1, ठीक है। क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड F इज C माइनस F निकालना है आपको। C पॉइंट आपका यहाँ पर है और F पॉइंट आपका A B C D E F, ये वाला F होगा मेरे ख्याल से। मेरा 69.2 आ रहा था पर आंसर -69.2 दे रहा था। सर यस यस सर मेरे में वाले में टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन, उसमें भी 69.2 आ रहा था मेरा भी, और आंसर इससे -69.2 है। ओके ओके ओके, चेक कर लेते हैं। सर ये वाला तो मेरे से हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं? क्यों नहीं हुआ? तो इसमें क्या आ रहा है आपका? I2 आपने निकाला होगा यहाँ पे, तो I2 आपका क्या पॉजिटिव आ रहा था? यस सर, ये डायरेक्शन थी। तो फिर तो ड्रॉप होगा दोनों में, तो ड्रॉप होगा तो यहाँ
60 का ड्रॉप हो रहा है। ओके, वैल्यू देखो, वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे। I1 I3 ऐसा है सर्किट। तो यहाँ पे अगर लगाएं तो यहाँ पे 70 माइनस 60, इसमें किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ। 70 में से 60 गया, बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं हमारा। फिर आपका -3 I2 और -2 I1 इक्वल टू 0 होगा। अगर आप यहाँ पे लगाओ तो हाँ हो सकता है, फिर अपोजिट आ रहा हो आपका। यहाँ पे क्या आ रहा है 80 -80 प्लस 3 I1 सॉरी I2 प्लस 60 प्लस 40 I3 इक्वल टू 0। अब यहाँ किलो में दे रखे हैं, ये किलो में। सर ये जंक्शन लॉ से सीधा ही हो जाएगा किरचॉफ की। जैसे वैसे इसका I की वैल्यू आ रही थी 40/13 के 40/13 की आ रही थी। I2 इतनी आ रही सब लोगों की। सर मैंने इस मेथड से करा ही नहीं है। 13,000। ओके फॉर 13,000। ओके, कुणाल आपकी भी आ रही थी? तो मैंने ऐसे डायरेक्टली भी निकालता, मैंने दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर दिया था। अच्छा, तो आपने डायरेक्ट उससे वोल्टेज डिफरेंस से निकाल लिया सीधा है? यस सर, वो क्या कहते हैं इसमें I1 I2 I3 तीन दे रखे, मैंने तीन नहीं बनाए थे, मैंने एक ही बैटरी से करंट निकाल के दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यस सर, मैंने अच्छा सर ठीक है। सर सर किरचॉफ यूज ही करना है सर, जंक्शन लॉ से सीधा हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगता उसमें। कैसे? सर मैं जैसे कि सी और एफ का निकालना है, वीसी माइनस वी एफ। सी पे मैं पोटेंशियल को ले लूंगा कुछ, जैसे वी या एक्स ले लिया हमने, ठीक है। और एफ, हाँ, और एफ पे मैंने 0 ले लिया, एफ पे 0 ले लिया, ठीक तो है। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा एक्स, हमने एक्स निकालना है। सर वो जंक्शन है, सी जो है एक नोड है, तो हम ये जंक्शन लगा सकते हैं I1 + I2 + I3 = 0। ठीक है, फिर सर I1 हो जाएगा सर हमारा, तो एक्चुअली ये बनेगा इसके हिसाब से। तो यस सर, I1 और I2 I3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और ऐसे निकल जाएगा। वैसे इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत कुछ भी सर। इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें हमें 69.2 दे रखा है या फिर दूसरी वैल्यू दे रखी है। सर हमें पता है जो करंट की डायरेक्शन है वो यही है जो दे रखी है I2। अच्छा, तो हम कह सकते हैं 60 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि 60 + IR होता है। तो मतलब 60 से बड़ा मतलब 69.2 होगा, बोल सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं ऑप्शंस बिल्कुल। देखकर। ठीक है, हाँ सही है, सही होगा उसमें फिर, है ना। बैटरी आपकी ऐसे कनेक्टेड है, दोनों ऊपर की तरफ कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा। सर ऐसे नहीं, क्या सर मैं कह रहा था सर I1 + I2 + I3 0 होगा, और I1 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो रेजिस्टेंस है, और I2 भी ऐसे हो जाएगा। तो I1 को हम लिख सकते हैं x - 70/2 किलो ओम। अच्छा, और ठीक है। और x I2 को लिख सकते हैं x - 0 अपॉन, नहीं सर, x - 60/3 किलो ओम। ओके, और I3 को लिख सकते हैं x - 80/4 किलो ओम। 4, हाँ, फोर्स इक्वल टू 0। सर बस हमने x निकाल लेना है और हो जाएगा यहीं से। और हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी तरीका सही है। तो वो भी मैंने बराबर तो हो रहा है उसमें, सर जल्दी हो रहा था उससे। ये सर जल्दी हो रहा है सर, किरचॉफ में मेरे मतलब साइन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, गलत हो जाता है अच्छा, वैसे। कोई नहीं, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जो प्रैक्टिस कर लोगे आपको इजी लगेगा। यस सर। तो ठीक है, आई होप आंसर सही होगा, है ना। यस सर, 69.2। VC - VF, क्या बोल रहे हैं? VC VC - VF 69.2 आएगा ना। हाँ, वही आना चाहिए। मैं एक बार चेक, फिर भी आपको एक बार चेक करके बता दूंगा, लेकिन आई थिंक करेक्ट होगा आप लोगों ने। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसके पॉजिटिव। हाँ, दोनों में ड्रॉप हो रहा है। 60 का भी ड्रॉप होगा और 3 वाले पे भी ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा एक बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेसिस्टेंस R टू बी मेजर्ड यूजिंग मीटर वायर, स्टूडेंट चूजेस टू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस टू बी 100 ओम होगा। ये W लिखा है। ये
सर मैंने W लिखा है तो उसको वाट लेके कर दिया। अच्छा, तो वाट से कैसे करोगे? तो पावर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा वैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। ही फाइंड द नल पॉइंट एट, वो W लिखा होगा ना वहाँ पे, तो ही फाइंड द नल पॉइंट एट 2.9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2.9 है, तो ही शुड चेंज दिस एंड दिस, तो ही इज टोल्ड टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। फिर तो हो जाएगा ना? अच्छा, उसको बीच में लाना है उसको, नल जब पॉइंट। इसमें आंसर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। हाँ, वो बढ़ाना पड़ेगा बिल्कुल। इसमें आंसर आना चाहिए कि 1000 ओम के नियर देना चाहिए। हाँ, तो लेकिन आंसर दे रखा है कुछ और। 1000 के नियर आना चाहिए। 1000 क्यों? यहाँ पे 2.9 है ये, और ये वाली वैल्यू आपकी 97 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कितने हैं? यहाँ पे रेसिस्टेंस आर टू बी मेजर्ड यूजिंग दिस स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस इज 100। आर का पे लेंगे और 100 का पे लेंगे। देखो, तो दो केस हो सकते हैं कि या तो यहाँ पे लगा होगा 100 वाला और यहाँ पे आर होगा, या फिर ये आर होगा, ये 100 होगा, है ना? तो दोनों में डिफरेंट आएगा। आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आप कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखो, ये वाला केस है, अब इसको करना क्या चाहिए? अगर मान लो पहले ये वाला केस ले लेते हैं कि ये केस है, तो अगर ये केस है तो इनमें आर का रेशो क्या होगा? आर और 100 का रेशो क्या होगा? अभी 1:33 ऐसा कुछ होगा रेशो इनका। एल के रेशो में अगर मैं निकालूं तो 1:30 आर होगा लगभग, है ना? 30 या 90, 33 का रेशो, कितने का रेशो आ रहा है लगभग? इस तरह हम बोल सकते हैं आर जो है बड़ी वैल्यू आएगी, और अगर आर बड़ी वैल्यू है तो हमें 100 को बढ़ाना पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए। हाँ, तो आर आपका अगर देखो तो आर लगभग कितना होगा? आर का वैल्यू इसके जो है 33 गुना होगा या 34 गुना आ रहा होगा लगभग, है ना? यस सर, 1000 के उसमें आएगा। तो 34 के ऐसे कुछ होगा लगभग वैल्यू इसका, 3300। अगर ये 100 है तो तब ये केस हो सकता है। तो अगर ये केस होगा तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? 100 वाले को बढ़ाना पड़ेगा, उसके नियर लाना पड़ेगा। उसके नियर लाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको 100 वाले को जो है 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 3 गुना नहीं, मतलब बराबर लाना पड़ेगा। तो आपको 3300 के आसपास लाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता था। सेकेंड, अगर ये उल्टा होता, ये आर होता, ये 100 होता, तो फिर आपकी जो लेंथ है 2.9 और ये 97 है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये इससे लगभग 33 गुना कम होता है, यानी 3 के आसपास होता। उसमें कम करना पड़ता। तो इसमें भी आपको बढ़ाना पड़ता, लेकिन बढ़ा के आपको कितना लाना पड़ता लगभग? अब हमें चेंज किसको करना है? स्टैंडर्ड वाले को। कम करना पड़ता। स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं हम लोग वहाँ, क्योंकि जिसको निकालना वो चेंज कर नहीं सकते। तो स्टैंडर्ड वाले को फिर हमें कम करके 3 लाना पड़ता, तो इसको मेरे को 3 करना पड़ता। इस केस में मुझे इसको 3 करना पड़ता, और इस केस में मुझे इसको 3300 करना पड़ता स्टैंडर्ड वाले को। सर हम जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। तो ये वाला तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला केस होगा यानी हमारा। सर पूछ रहा है एक्यूरेसी बढ़ानी है। हाँ सर, एक्यूरेसी से अगर 100 को 1000 भी कर दिया तो एक्यूरेसी में तो इंक्रीज आएगा ही। लेकिन बेस्ट तो इसमें होगा ना, बेस्ट तो इसका एक्यूरेसी का मतलब उसको मिड पॉइंट पे लाने की कोशिश करेगा ना वो। यस सर। अगर आप 1000 लाओगे तो ठीक है, थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, 33 रेशो मैंने 3:1 में आ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर ये ऐसा होगा तो 3300 और 1000 का ऐसा रेशो आ जाएगा कुछ। यस सर। लेकिन अगर आप ये केस करोगे तो बिल्कुल लगभग मिड पे आ जाएगा पॉइंट आपका, नल पॉइंट। यस सर। तो यानी ये वाला आंसर सही रहा होगा। ठीक है, ओके। सर 3 ओम वाला। हाँ, एस शुड बी चेंजेस टू 3 ओम। सर इसमें वो दे रखा है 1000 ओम, मैंने 3 वाला किया था। सी नहीं दे रखा आंसर? सर मैंने मार्क में 1000 ओम किया, वो रॉन्ग भी दिखा रहा है। सी होगा आंसर। सर मैंने सी मार्क किया था, रॉन्ग दिखा रहा मेरा, और दिखा रहा है इसमें आंसर बी होना चाहिए। आंसर बी दिखा रहा है? यस सर। नहीं यार, बी तो नहीं था, सी था मेरे ख्याल से। इससे 3 आ रहा था मेरा तो। चलो मैं इसको ही चेक कर लेता हूँ एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm is connected across a terminal of a cell, current is 0.5 ampere. When resistance is increases to 5 ohm, current is 0.25 ampere. EMF of the cell is, resistance of 2 ohm is connected across the cell, the current is 0.5.
तो मेरा 1.5 आ रहा है इसका। सर मेरा भी 1.5 आ रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी करेंगे कंसीडर। तो यहाँ पे 2 ओम पे 1.5 आ रहा है। यस सर 1.5 आ यस रहा है। सर। 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल करंट इज 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे जो E डिवाइड बाय R प्लस R जो है वो 0.5 है, R प्लस 2 हो गया ये। और दूसरे केस में बोल रहा है व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस टू 5 ओम इंक्रीजेस टू 5 ओम लिखा हुआ है। तो करंट आपका हो गया 0.25। आपको बताना है EMF ऑफ द सेल कितना है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू R का निकाल के पुट करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। डिवाइड कर लेते हैं पहले, या तो R ही निकाल लेते हैं। R निकाल R1 लेते आ हैं, जाएगा। R 1 आ रहा है। R1 आ गया। हमें क्या निकालना है? EMF ऑफ द बैटरी। R को 1 पुट करेंगे 3 इंटू 1.5, तो E आपका 1.5 करेक्ट है। ठीक है भाई, एरर है ये। अगला क्वेश्चन है द बॉल ऑफ अ मास m connected with a two-way spring force constant k is kept in the equilibrium inclined plane. Suddenly the right spring is cut. What is the magnitude of instantaneous acceleration of the ball? Okay. इसमें क्या है? ये ऐसे है। तो ये क्या है? ये बॉल आपकी यहाँ पे कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे, और एक इस वाले स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस पे फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, इधर को mg लग रहा होगा नीचे को, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहे होंगे ऐसे। ठीक है। अभी कह रहा है राइट स्प्रिंग इज कट, राइट वाला कट कर रहे हो आप, तो फिर क्या होगा इसमें एक्सेलरेशन, ये आपको बताना है। सर इसका इंस्टेंट, अगर उस इंस्टेंट पे पूछा तो समय स्प्रिंग को कट किया गया है, तो क्योंकि स्प्रिंग को अगर हम टेंशन को कट कर रहे हैं, टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाती है। पर अगर स्प्रिंग को कट करते हैं तो उसका जो फोर्स होता है थोड़ी देर के लिए रिटेन रहता है, तो थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम में ही रहनी चाहिए। तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं, रिटेन का रहता है स्प्रिंग के केस में। स्प्रिंग के केस में भी जीरो हो जाता है। अगर खिंचा हुआ स्प्रिंग, आप बोले स्प्रिंग खिंचा होगा तो उसको ये आपको ये मानना पड़ेगा, स्प्रिंग अपने उसमें आ जाएगा नेचुरल लेंथ में तुरंत। सर पर उसे थोड़ा टाइम तो लगता है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में किए थे उसमें भी मतलब यही यूज हो रहा था। हाँ समझ रहा हूँ। फिर जीरो आएगा उस केस में, तो फिर कुछ आएगा ही नहीं। जैसे जीरो आ रहा था मेरा, इसलिए नहीं जीरो नहीं आएगा इसमें। देखो क्या होगा। हाँ वो सही बोल रहे हो आप कि ऐसा होगा। तो स्प्रिंग में अगर इनर्शिया होगा तो वो जैसे थोड़ा टाइम के लिए पोज होगा। लेकिन इनर्शिया यूजुअली में स्प्रिंग में इनर्शिया तो मानते नहीं है ना। जैसे आपका वाला क्वेश्चन होगा, आपने ध्यान होगा, ये वाला क्वेश्चन भी था ना IIT का, भी ऐसे वाला जो था, तो इसमें इस वाले स्प्रिंग को काटा गया था, फिर पूछा था इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन। सर इसमें भी तो हम वो कंसीडर किया था ना कि इसमें ऊपर एक के एक्सपोर्ट लग रहा होगा। इसी को तो माना था हमने, इसको तो हमने जीरो मान लेते हैं सीधा काटने के तुरंत बाद। तो कुछ क्वेश्चन में तो यही कंसेप्ट यूज हो रहा था कि थोड़ी देर तक वो रिटेन रहेगा, तो इसलिए केस जो फोर्स होगा वो उस इंस्टेंट पे जीरो नहीं होगा। और अगर स्ट्रिंग होती तो टेंशन जीरो हो जाती, बट स्प्रिंग है तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा थोड़ी देर के रिटेन रहेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन उसमें भी थे, इरोडोम में भी थे कुछ ऐसे क्वेश्चन। वो पर्टिकुलर केस होगा। फिर ऐसा अगर इरोडोम में क्वेश्चन होगा तो उसमें पता क्या हो सकता है केस, या तो केस ये होगा कि या तो स्प्रिंग का अपना मास हो, या स्प्रिंग से कोई कुछ अटैच होकर समथिंग। मैंने स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आने में तभी टाइम लगा सकता है अगर इसमें इनर्शिया हो स्प्रिंग में। अगर स्प्रिंग में इनर्शिया नहीं होगा तो ये टाइम ही लगाएगा अपनी उसमें आने, नेचुरल लेंथ में तुरंत आ जाएगा जैसे आप काटोगे। तो वहां पे कुछ ना कुछ रहा होगा उस केस को आप बताना जब क्वेश्चन बोल रहे हो ना इरोडोम के या किसी के भी, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे कोई ना कोई केस रहा होगा वहाँ पे भी। ओके सर। एंड सर इसमें डाटा तो कुछ दिया नहीं, सारे वेरिएबल दिए हैं, तो आंसर इंटीजर कैसा होगा? डाटा नहीं दिया हुआ, कंसीडर करते हैं यहाँ पे mg का कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। सर आ जाता है, मेरा आ गया था आंसर। थीटा यहाँ पे 45 दिया हुआ ना मैं, तो उससे हो सकता है। mg का कंपोनेंट ब्रेक कर लो इधर को, mg cos 45 आ जाएगा। अब इसका इक्विलिब्रियम मान लो, इसमें मान लो टेंशन T1 है, इसमें T2 है। अब इस प्लेन पे इक्विलिब्रियम मान लो, n का तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं इस प्लेन में, mg का ये वाला कंपोनेंट भी नहीं आएगा, दूसरा वाला भी।
तो ये 3 फोर्स हो गए। अब इन 3 फोर्स का देखो, T1 और T2 को सिमेट्रिकल माना है इन्होंने। सिमेट्रिकल मानेंगे तो लैमिस क्या थ्योरम होगा? लगाएंगे सीधा। लैमिस थ्योरम लगा सकते हो या तो है, ये भी कर सकते हो। तो T1 एक्स T2 बराबर, एक्स और mg का रिलेशन हो जाएगा। T1 T2 बराबर आ रहे होंगे दोनों, और T1 का जो कंपोनेंट है cos थीटा प्लस T1 T2 cos थीटा दोनों मिला के mg आ रहे होंगे, यानी 2t cos थीटा इज mg cos 45 ऐसे आ रहा होगा। तो यहाँ से आपका cos 45 कट जाएगा, तो आपका t जो आ रहा होगा वो mg/2 आ रहा है ना दोनों का। यस सर, यहाँ तक तो आ गया था। यहाँ तक आ गया था। अब एक स्प्रिंग को काट दो, राइट वाले को काट दिया, तो ये बचा आपका स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग बचा, 2 फोर्स बचे इस पे, एक इधर को mg/2 है और इधर को mg/√2 है। ठीक है, ये 2 फोर्स ही होंगे इस पे। इन दोनों के कारण नेट एक्सेलरेशन बताना है मुझे। एंगल दोनों के बीच का 135 है। mg/2 और mg/√2 का स्क्वायर करूंगा तो mg 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ab cos 40 माइनस हाफ होता है मेरे ख्याल से, cos 45 135 सॉरी। यस सर। दोनों का रिजल्टेंट ले लो, 1/4 जमा 1/2, 2 से 2 काट लो, माइनस 1/2√2 ऐसा कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये? 1/2 और 1/4, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? इसमें कोई फ्रिक्शन तो नहीं है, कुछ नहीं है ना? ओके, mg cos 45 मैंने सही बनाया है। mg cos 45, t की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? mg/2 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे mg t दोनों बराबर थे। 2t cos 45 हमने mg cos 45 के बराबर किया था, तो t हमारा mg/2 आया, सही है। t mg/2 आया। दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, t का और mg cos 45 का। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सोमिल कहाँ पे अटक रहे हैं हम लोग? सर cos 135 आपने माइनस 1/2 लिया है। अच्छा, 1/√2 होता है ना? Yes, हाँ यार, यस सर। 1/√2 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कटा तो 1/4, तो mg/4 आ गया ये फोर्स, है ना? तो एक्सेलरेशन mg/2 हुआ ना सर? mg/2 सॉरी, रूट लोगे तो। Yes, sir. तो अब आपका g/2 आ जाएगा जब m से डिवाइड करोगे एक्सेलरेशन, जैसे 5 आ जाएगा आंसर। तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके डन। आपके डन हो गए। यस सर। तो यानी 3 गलत थे, ये क्वेश्चन गलत था, इसमें 1.5 आना चाहिए था, इस वाले में तो सही। सर एक क्वेश्चन नंबर आंसर 5 था, उसके अंदर मतलब 2 ऑप्शन दे रखे थे सेम टू सेम, तो मैंने एक पे किया तो वो आ रहा है कि दूसरा वाला सही था। अच्छा, ऐसा था क्या? यस ओके, चलो कोई नहीं, तो खैर हो गया वो आंसर का हो पेन। जाता है टेस्ट में। आंसर से आता। आप कर दिया करो मार्क, हम लोग ट्राई कर रहे हैं सही करने का, फिर भी गलत हो जाते हैं कई बार। सर उसमें रिपोर्ट कर देते हैं। हाँ, रिपोर्ट कर दिया करो आप लोग। ठीक है, मैं इन दोनों को चेक करके फिर आपको आंसर बताता हूँ अगर मेरे को मिलते हैं क्वेश्चन। बाकी सही, आप अप्रोच तो ठीक है, हो सकता है कहीं पे कुछ गलत रहा हो, है ना? चलिए, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।